दोस्तों इससे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। इस वीडियो में मैंने आपको GSTR1 से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि GSTR1 क्या है, GSTR1 किन को फाइल करनी होती है, GSTR1 में हमें क्या क्या और किस तरह से जानकारी देनी होती है, ये सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताया गया है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि GSTR1 मंथली बेसिस पर फाइल की जाएगी या फिर क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाएगी, GSTR1 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, और यदि हम ड्यू डेट के बाद अपनी GSTR1 फाइल करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तो यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर #65 नंबर की ये वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और GSTR1 से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे GSTR3B के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि GSTR3B क्या है, GSTR3B किन को फाइल करनी होती है, GSTR3B में हमें क्या क्या और किस तरह से जानकारी देनी होती है, ये सब कुछ विस्तार से आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि GSTR3B मंथली बेसिस पर फाइल की जाएगी या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाएगी, यानी मंथली फाइल की जाती है या फिर क्वार्टरली फाइल की जाती है। GSTR3B को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, और यदि हम ड्यू डेट के बाद GSTR3B रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या हम पर इंटरेस्ट और लेट फीस लगने वाली है, ये सब कुछ आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि GSTR3B क्या है। तो दोस्तों जीएसटी में GSTR3B एक रिटर्न है। अब ये रिटर्न किनको फाइल करनी होती है, तो जीएसटी में जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनकी लाइबिलिटी बनती है GSTR3B रिटर्न को फाइल करने की, यानी जीएसटी में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो GSTR3B रिटर्न फाइल करेंगे। अब जान लेते हैं कि GSTR3B में हमें क्या क्या और किस तरह से जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों GSTR3B में हम जिस भी पीरियड की अपनी GSTR3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है उसकी जानकारी हमको GSTR3B में देनी होती है, और जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है यानी सेल की है उस पर हमने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है उसकी जानकारी भी हमको GSTR3B रिटर्न में देनी होती है। इसके अलावा हमने कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाईज ली है, यानी हमने कोई गुड्स ऐसे परचेज किए हैं जो कि RCM के तहत आते हैं, या हमने कोई ऐसी सर्विस रिसीव की है जो कि RCM के तहत आती है, तो उसकी जानकारी भी हमको इसमें देनी होती है। और इस पर क्या होता है, जो भी सर्विस या गुड्स हमने इनवर्ट सप्लाईज ली है उस पर जो भी टैक्स है वो रिसिपिएंट को ही पे करना होता है, तो उसकी जानकारी भी हमको GSTR3B में देनी होती है, और उस पर जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो भी हमको GSTR3B में बताना होती है। इसके अलावा होता यह है दोस्तों कि जो हम जानकारी देते हैं इसमें अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की वो कंसोलिडेट जानकारी देते हैं, एक फिगर देते हैं, क्योंकि डिटेल में जानकारी हम अपनी GSTR1 रिटर्न में दे चुके होते हैं आउटवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड। इसमें सिर्फ हमको एक फिगर डालने होते हैं, यानी कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है आउटवर्ड सप्लाईज की और आउटवर्ड सप्लाईज पर जो हमने टैक्स कलेक्ट किया उसकी। इसी तरह से RCM की जानकारी भी हमको यहाँ पर कंसोलिडेट फिगर देने होते हैं और टैक्स का भी फिगर देना होता है। इसके अलावा GSTR3B रिटर्न में हम ITC भी क्लेम करते हैं, यानी हमने जो परचेज की, परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आए हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है, तो उसको भी हम GSTR3B में ही क्लेम करते हैं। नॉर्मल परचेज यानी हम ट्रेडर्स हैं और जिसका हम व्यापार कर रहे हैं वो हम परचेज करते हैं, तो उस पर जो हम टैक्स देकर आए हैं उसकी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम GSTR3B में क्लेम करते हैं, कंसोलिडेट क्लेम कर लेते हैं। इसके अलावा हमने हमारे जो सप्लायर हैं उन्होंने हमारे लिए डेबिट नोट इशू किया तो उसकी ITC बनती है, वो भी हम GSTR3B में क्लेम करते हैं। इसके अलावा हमने कैपिटल गुड्स यानी फिक्स असेट्स परचेज किए, तो फिक्स असेट्स या कैपिटल गुड्स जो हमने परचेज किया उस पर भी जो हम टैक्स देकर आए हैं वो भी हम GSTR3B रिटर्न में ही क्लेम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि GSTR3B रिटर्न में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। इसके अलावा हम जो RCM पे करके आए हैं, मैंने आपको बताया था आउटवर्ड सप्लाईज में हमको RCM जो हमने इनवर्ट सप्लाईज ली है RCM के तहत गुड्स या सर्विसेज की, उसका टैक्स हमको बताना होता है ना, तो वो हमारी लायबिलिटी में भी आता है। उसके अलावा RCM के तहत जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होती है हमारी वो, तो हम ITC भी उसकी क्लेम करते हैं GSTR3B में ही। ये जानकारी हमको इसमें देनी होती है और सारी जानकारी कंसोलिडेट जाती है, किस तरह से वो मैं अभी आपको टेबल वाइज भी बताऊंगा। इसके अलावा हमने जो भी निल रेटेड परचेज की
गुड्स ऐसे हैं जो कि नील रेटेड है, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। एग्जेम्प्ट गुड्स हमने परचेज किए या फिर हमने नॉन जीएसटी परचेज की, तो उस सब की जानकारी भी दोस्तों हमको इसमें देनी होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न में किस तरह से हमको जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वहां पर ये 5 टेबल आती हैं। इन 5 टेबल के अंतर्गत हमें अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न में सारी जानकारी देनी होती है। सबसे पहली टेबल यहाँ पर होती है 3.1 और इस पर लिखा हुआ है टैक्स ऑन आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड सप्लाईज पर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसकी जानकारी हमको इसमें 3.1 टेबल के अंतर्गत देनी होती है। एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, आरसीएम के तहत कोई आपने इनवर्ड सप्लाईज ली है और उस पर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो भी हमको 3.1 टेबल में ही बतानी होती है। इसके बाद 3.2 टेबल होती है, इसमें इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी 3.1 टेबल में हमने अपनी सारी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी दे दी। अब इसी में से मैंने जो इंटर स्टेट सप्लाई की है ना, वो आपको 3.2 टेबल में बतानी होती है। इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सी सप्लाई बतानी होती है वो मैं अभी आपको इस टेबल को खोलकर अंदर जाकर बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद है 4 नंबर की टेबल, इस पर लिखा हुआ है एलिजिबल आईटीसी, यानी जो आईटीसी आपको क्लेम करनी है वो 4 नंबर टेबल के अंतर्गत हम क्लेम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 5 नंबर की टेबल, इसमें एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है, एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो जो आपने एग्जेम्प्ट परचेज की है, नील रेटेड परचेज की है या नॉन जीएसटी परचेज की है, उसकी जानकारी आपको 5 नंबर टेबल में देनी होती है। इसके बाद 5.1 नंबर की टेबल होती है, इस पर लिखा हुआ इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये 5.1 नंबर की टेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ इंटरेस्ट। तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो आपको इसमें बताना होता है, स्वयं से कैलकुलेट करना होता है। एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी आप जिस पीरियड की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न आज फाइल करने जा रहे हैं उससे पूर्व की, उससे प्रीवियस की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है उसको फाइल आपने किया है ड्यू डेट के बाद, तो उस पर जो आपको लेट फीस चार्ज की जाएगी वो इस टेबल के अंतर्गत आती है और ये जीएसटी पोर्टल स्वयं चार्ज करता है, स्वयं कैलकुलेट करता है। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन लेट फीस से रिलेटेड आपकी टेबल होती है। अब इन टेबल के अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर जो जानकारी जाती है वो किस तरह से जाती है। सबसे पहले चलते हैं 3.1 टेबल टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज वाली टेबल के अंतर्गत। इसमें जब हम जाते हैं दोस्तों तो यहां पर देखिए ये 3.1 टेबल है, इस तरह से इसमें जानकारी देनी होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो बाहर लिखा हुआ था वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अब जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है उसकी जानकारी हमको यहाँ पर कॉलम में देनी होती है। यहाँ पर ए बी सी डी ई अलग अलग कॉलम है ना, तो अलग अलग तरीके से आपको इसकी जानकारी देनी होती है आउटवर्ड सप्लाईज की, है ना। केवल हम आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देंगे इस टेबल में, और जो हमने रिसीव की है सर्विस जो कि आरसीएम के तहत आती है उसकी जानकारी देनी है। अब सबसे पहले यहाँ पर है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज लिखा हुआ है, ए कॉलम है 3.1 टेबल का, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। यानी इसमें एक कॉलम में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, और जिस पीरियड की हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमने जितनी भी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है टैक्सेबल, जो भी हमने टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज की है उसका कंसोलिडेट हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद ये जो हमने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज डाली है उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है, उस टैक्सेबल वैल्यू पर हमने कितना आईजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया है वो आईजीएसटी के कॉलम में डाल देंगे, कितना सीजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया है वो सीजीएसटी टैक्स के कॉलम में डाल देंगे, और कितना हमने स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया है वो स्टेट टैक्स के कॉलम में डाल देंगे। और यदि हमने सेस टैक्स भी कलेक्ट किया है इस आउटवर्ड सप्लाईज की टैक्सेबल वैल्यू पर, वो हम सेस के कॉलम में डाल देंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था केवल कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है, एक फिगर देना होता है, आपको ये नहीं बताना होता है कि आपने कौन कौन से परसेंटेज वाले आपने टैक्स परसेंट वाले आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं या आपने सर्विस प्रोवाइड की है, वो नहीं बताना होता है, सिर्फ आपको एक फिगर डालना होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमने जो भी टैक्सेबल सप्लाई की है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई हम यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू में उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे, और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस का जो कॉलम है उसमें जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया है ग्राहक से वो हम यहाँ पर कॉलम वाइज यानी हेड वाइज हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इसका बी कॉलम है 3.1 टेबल का आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड यदि आपने कोई सप्लाई की है, सेल की है, तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। जीरो रेटेड मतलब आउट ऑफ इंडिया, यानी आपने कोई एक्सपोर्ट किया है
है ना, तो वो आपको जानकारी इस टेबल के अंतर्गत देनी होती है। यहाँ पर आप उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे और आईजीएसटी के हेड में आप आईजीएसटी टैक्स यहाँ पर डाल देंगे और शेष की यदि आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो आप शेष के कॉलम में डाल देंगे। इसके बाद 3.1 टेबल का सी कॉलम है, यहाँ पर है अदर आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड एग्जेम्प्टेड। अब आपने कोई ऐसी सप्लाई की है जो कि निल रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, वो आप इस कॉलम में उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। जिस पीरियड की आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में आपने जो भी निल रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाई की है, यानी आपने ऐसे प्रोडक्ट सेल किए हैं जिन पर की कोई भी टैक्स नहीं था, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू आप टोटल यहाँ पर डाल देंगे। केवल आपको फिगर देना है, टोटल फिगर डाल देंगे आप इस जगह पर, ठीक है ना। जिस पीरियड की आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पीरियड में जो भी आपने निल रेटेड एग्जेम्प्ट सप्लाई की उसका टोटल फिगर इस जगह पर डाल देना है। इस आप ये जो निल रेटेड एग्जेम्प्ट सप्लाई है इस पर कोई टैक्स तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर जो टैक्स के कॉलम में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब यहाँ पर हाइड है, इनमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है ना। इसका 3.1 टेबल का डी भाग है, यहाँ पर इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो आपने जो कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाईज ली है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आती है, जिस पर कि आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू टोटल आप यहां पर डाल देंगे। आपको कंसोलिडेट जानकारी देनी है, ये नहीं देना है कि आपने जिससे भी इस तरह की सर्विस रिसीव की है या गुड्स रिसीव किए हैं तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है आपको। सिर्फ आप फिगर डाल देंगे, यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू में डाल देंगे टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद आईजीएसटी के हेड में जो आपकी लायबिलिटी बन रही है आईजीएसटी हेड की, वो आप आईजीएसटी के हेड में डाल देंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी की जो लायबिलिटी बन रही है वो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में डाल देंगे, ठीक है ना। इस तरह से शेष का कॉलम भी है, शेष में भी यदि आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो आप इस जगह पर डाल देंगे। इसके बाद 3.1 टेबल है, यहां पर है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। आपने कोई ऐसी सप्लाई की है जो कि नॉन जीएसटी है, जो कि जीएसटी से बाहर है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल है, इस तरह की यदि आपने कोई सप्लाई दी है जो कि नॉन जीएसटी है, जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू का फिगर आप इस जगह पर डाल देंगे। और यहाँ पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ना, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी, तो टैक्स के सारे कॉलम यहाँ पर हाइड है। तो इस तरह से दोस्तों हमको ये 3.1 टेबल है, यहाँ पर हमको टोटल अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है, सिर्फ फिगर देना होता है, क्योंकि डिटेल में जानकारी हम अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में आउटवर्ड सप्लाईज की दे चुके होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इससे अगली टेबल। तो इससे अगली टेबल जब हमने यहाँ पर देखी थी तो वो हमारी टेबल थी 3.2 टेबल इंटर स्टेट सप्लाई। अब इस टेबल को समझते हैं 3.12 टेबल को, है ना। जब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों 3.2 टेबल में, तो देखिए ये जानकारी हमारी इस तरह से जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3.2 ऑफ द सप्लाई सो 3.1 ए, यानी 3.1 जो पिछली टेबल थी जिसमें हमने देखा था उसकी ए कॉलम में हमने क्या जानकारी दी थी, टैक्सेबल सप्लाई की जानकारी दी थी, है ना। तो वो आपको इसमें बतानी है। अब वो क्या जो जानकारी हमने 3.1 टेबल में तो पूरी जानकारी दे दी, अब उसी का हिस्सा है ये, उसमें से कट करके हमको ये जानकारी देनी है। वहां तो हम सारी जानकारी दे चुके, अब उसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपने 3.1 टेबल की ए कॉलम में जो आपने जानकारी दी थी उसमें से आपको अलग कर देनी है, ये जानकारी यहां पर देनी है अलग से। कौन सी? डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, यानी आपने अपने स्टेट से बाहर सप्लाई की, मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी, या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई दी, यानी आपने जो सेल की वो अपनी स्टेट से बाहर के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को टैक्सेबल सप्लाई की है, उसकी जानकारी आपको इस जगह देनी है। अब यहाँ पर जो जानकारी जाती है वो स्टेट वाइज जाती है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में आप स्टेट डाल देंगे, है ना, जिस स्टेट में आपने दी है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू उस स्टेट में जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है अनरजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में डाल देंगे। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि इस तरह की जो आप सेल करेंगे उस पर आपकी आईजीएसटी की इंटीग्रेटेड टैक्स की ही लायबिलिटी बनेगी, तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में आपकी जितनी लायबिलिटी बन रही है, जितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है इस तरह की सप्लाई पर स्टेट वाइज, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई की बात करता है, इंटर स्टेट सप्लाई की बात नहीं करता है 3.2 टेबल, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेट वाइज जगह पर आपको जानकारी देनी होती है। कौन सी जानकारी? जो आप 3.1 टेबल में ए कॉलम में दे चुके हैं, उसी में से कट करके इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को की है, वो आप यहाँ पर स्टेट वाइज टोटल टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स के अमाउंट करके इस जगह पर आप इसकी जानकारी देंगे। अब हमने 3.2 टेबल को भी समझ लिया। इसके बाद अब बात करते हैं 4 नंबर टेबल। यहाँ पर देखिए 4 नंबर टेबल यहाँ पर थी एलिजिबल आईटीसी, है ना। इसी कॉलम में इसी टेबल के अंतर्गत हम आईटीसी क्लेम करते हैं, तो अब इस टेबल को भी देख लेते हैं। तो 4 नंबर की टेबल हम यहाँ पर ओपन करते हैं। जब आप ये जो आपको दिख रही है टेबल, इनमें जो नीला भाग होता है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अंदर पहुंच जाएंगे, और अंदर पहुंचने के बाद उसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो एलिजिबल आईटीसी है, इसकी जो ब्लू स्थान है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो 4 नंबर की टेबल हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी, है ना। अब देखिए इसमें हम आईटीसी क्लेम करते हैं,
यहाँ पर है आईटीसी अवेलेबल है ना, डिटेल्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस। इस जगह पर क्या होता है, जो हम आईटीसी क्लेम करने जाते हैं तो हम टैक्सेबल वैल्यू भी इस जगह पर नहीं देते। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हमको सिर्फ कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है, एक फिगर देना होता है। अब यहाँ पर जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं वो सेल्फ असेट बेस पर क्लेम करते हैं ना, जो भी हम चाहें वो क्लेम कर सकते हैं, है ना। लेकिन होता ये है कि हमारी जो बन रही है रियल एलिजिबल है आईटीसी, उसी को हमको क्लेम करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 नंबर की टेबल है और इसमें कहीं भी आपको टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम भी नहीं मिल रहा है। सीधे सीधे आपको ये डालना है कि आपको आईजीएसटी के हेड में कितनी आईटीसी क्लेम करनी है, सीजीएसटी के हेड में कितनी आईटीसी क्लेम करनी है, एसजीएसटी के हेड में कितनी आईटीसी क्लेम करनी है और शेष में यदि क्लेम करनी है तो कितनी आईटीसी क्लेम करनी है। सिर्फ आपको ये जानकारी देनी होती है ना। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू भी आपको नहीं देनी है। अब जान लेते हैं 4 नंबर टेबल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर है आपकी जो आईटीसी आप क्लेम करने जा रहे हैं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको इसी तरह से वहां पर डालनी होगी जिस तरह से यहाँ पर कॉलम है। सबसे पहले है यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आपकी आईटीसी इंपोर्ट ऑफ गुड्स से है तो आप यहाँ पर डाल देंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी इंपोर्ट की बात हो रही है। आप अपनी कंट्री से बाहर से कुछ परचेज कर रहे हैं और उस परचेज करने पर आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो आपकी इसमें आएगी, है ना। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर आपकी कोई आईटीसी है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। देखिए आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स का कॉलम यहाँ पर शो हो रहा है और सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का कॉलम हाइड है, क्योंकि इस तरह की कोई आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी नहीं इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर, या तो सेस की बनेगी या फिर आईजीएसटी की बनेगी, है ना। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से यदि आप आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसका फिगर डाल देंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, है ना, यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस से आपकी कोई आईटीसी बन रही है तो आप यहाँ पर आईजीएसटी के हेड में वो आईटीसी डाल देंगे। टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालना है, केवल आप जितनी क्लेम करने जा रहे हैं आईटीसी, है ना, वो अमाउंट आपको इस जगह पर डाल देना है। इंटीग्रेटेड टैक्स में और सेस की है तो आपको सेस के कॉलम में यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद 4 नंबर की टेबल में यहाँ पर उप टेबल है 3, इसके अंतर्गत है 3 कॉलम है। यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव, इस और इसको छोड़कर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को छोड़ दीजिए। इसके बाद यदि आपने कोई इनवर्ड सप्लाईज ली है जो कि आरसीएम के तहत आती है, तो मैंने बताया था कि लायबिलिटी की टेबल में भी हम इसको जानकारी देते हैं और जो हमारी लायबिलिटी बनी 3.1 टेबल में हमने इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी बताई थी, है ना, तो उसकी हम आईटीसी भी क्लेम करते हैं। तो वो आईटीसी आपको इस टेबल के अंतर्गत करनी है, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब जो आपने इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज पर 3.1 टेबल में जो अपनी लायबिलिटी दिखाई है जितनी भी टैक्स अमाउंट की, वो आप यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। तो इससे आईजीएसटी के हेड में जो भी आपको इस तरह की आईटीसी क्लेम करनी है वो आईजीएसटी के हेड में डाल देंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी के हेड में जो भी आपको इस तरह से आईटीसी क्लेम करनी है वो आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद है इनवर्ड सप्लाईज फॉर आईएसडी, यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से यदि आपकी कोई आईटीसी बन रही है तो आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी एसजीएसटी और सेस के हेड में वो आप अमाउंट इस जगह पर डाल देंगे, है ना। तो ये इस तरह से आपको जानकारी देनी है। अब है 5 नंबर, जो 4 नंबर टेबल है इसका भाग है 5, यहाँ पर लिखा हो ऑल अदर आईटीसी। इसके अलावा यदि आपकी कोई आईटीसी बन रही है तो आपको यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में डालना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अलावा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अलावा, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अलावा, है ना, और इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, इसके अलावा जो भी आपकी आईटीसी बनती है वो आपको ऑल अदर आईटीसी में डालना है। अब जो आप नॉर्मल परचेज करते हैं, यानी आप ट्रेडर्स हैं और जो आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो जो नॉर्मल आप परचेज करते हैं वो आपकी उसकी जो आईटीसी आपको क्लेम करनी है वो आपको और अदर आईटीसी के कॉलम में क्लेम करनी है, क्योंकि ऊपर के 1 2 3 4 इनमें इस तरह की आईटीसी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 इनमें जो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हैं, इनकी आईटीसी नहीं है, इसके अलावा आपकी कोई आईटीसी है तो हमारी इसके अलावा आईटीसी है, नॉर्मल परचेज की आईटीसी है, तो ऑल अदर आईटीसी में हम इसको क्लेम करेंगे। इसके अलावा डेबिट नोट हमारे सप्लायर ने जो हमारे लिए इशू किया उस पर जो हमारी आईटीसी बनती है वो भी हम इसी कॉलम में क्लेम करेंगे। इसके अलावा हमने फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल गुड्स जो परचेज किया है उस पर जो हमारी आईटीसी बन रही है वो भी हम ऑल अदर आईटीसी में ही क्लेम करेंगे, है ना। तो ऊपर के 1 2 3 4 भाग में जो आईटीसी आपकी नहीं बन रही है वो आपको ऑल अदर आईटीसी, इसके अलावा जो आईटीसी बच रही है वो आपको ऑल अदर आईटीसी में लेनी है। तो हमारी आईटीसी ऐसी है, ना तो हमारी इंपोर्ट ऑफ गुड्स से है, ना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से है। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज से थी, वो मैंने इस जगह पर डाल दी। इनवर्ड सप्लाई आईएसडी से हमारी कुछ भी नहीं थी तो हम नहीं डालेंगे, अगर है तो हम ले लेंगे। इसके अलावा हमारी जो है नॉर्मल परचेज पर, डेबिट नोट पर या फिक्स असेट्स आदि पर जो हमने परचेज पर जो टैक्स देकर आए हैं वो हमारी आईटीसी, वो हमारी आएगी ऑल अदर आईटीसी में। इस कॉलम में हम इसको क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कंसोलिडेट जानकारी देनी है, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं बतानी है
कि कितनी टैक्सेबल वैल्यू पर आपको कितना टैक्स अमाउंट जो है वो क्लेम करना है ना, ये भी नहीं बताना। आपको सिर्फ डालना है यहाँ पर कि आईजीएसटी के हेड में आपको कितनी आईटीसी क्लेम करनी है, वो आप आईजीएसटी के हेड में डाल देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1,23,445 रुपए 2 पैसे, है ना। इसी तरह सीजीएसटी एसजीएसटी की हेड में यदि आपको आईटीसी क्लेम करनी है तो वो आप यहाँ पर उसका फिगर डाल देंगे, और सेस की आईटीसी क्लेम करनी है तो वो आप सेस की फिगर इस जगह पर डाल देंगे। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर भी सेस एप्लीकेबल होता है ना। तो सेस जब हम परचेज करेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि तंबाकू प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट है, उनको जब हम परचेज करते हैं तो हमको सेस की भी आईटीसी बनती है, तो वो हम इस कॉलम में डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको केवल फिगर डालने हैं और कंसोलिडेट जानकारी देनी है, कोई भी आपको डिटेल नहीं देनी, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं बतानी है इस कॉलम इस टेबल के अंतर्गत आपके, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कर लेंगे। फिर है आईटीसी रिवर्स। अब यहाँ पर आपको आईटीसी रिवर्स करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि एज पर रूल 42 एंड 43 सीजीएसटी एसजीएसटी रूल, इसके अंतर्गत यदि आपकी कोई आईटीसी वापस करनी है आपको, तो आपको इसके सामने जो फिगर है उनके आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी और सेस के कॉलम में आप अमाउंट डाल देंगे। अदर्स में आपको क्या करना है कि आपने जो परचेज की, पहले परचेज करने के बाद आपने परचेज रिटर्न की तो आपका जो सप्लायर है उसने आपके लिए क्रेडिट नोट इश्यू किया, या अन्य किसी रीजन से भी जब आपका सप्लायर आपके लिए क्रेडिट नोट इश्यू करता है तो उस क्रेडिट नोट पर जो टैक्स का अमाउंट है वो आपको वापस करना होता है, रिवर्स करना होता है ना। तो अदर में क्या करना है आपको, आईजीएसटी के हेड में आपको कितनी आईटीसी रिवर्स करनी है, सीजीएसटी एसजीएसटी के हेड में आपको कितनी आईटीसी रिवर्स करनी है, वो आपको फिगर इस जगह पर डालना होगा, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जो आप नॉर्मल आपकी क्रेडिट नोट जो आते हैं आपके, है ना, तो क्रेडिट नोट से जो आपको आईटीसी वापस करनी है वो आपको इन कॉलम में करनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ऑल अदर आईटीसी में नॉर्मल परचेज पर हमें जो भी आईटीसी क्लेम करनी थी, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, वो मैंने इस जगह पर डाल रखी थी। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर हम जो वापस कर रहे थे, तो वापस जो हमको करनी थी आईटीसी रिवर्स करनी थी सीजीएसटी के हेड में और एसजीएसटी के हेड में, वो यहाँ पर डाल दी। और जो हमारी ऑल अदर आईटीसी में थी उससे जो हम आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं वो माइनस हो जाएगी, अपने आप ये जीएसटी पोर्टल कर देगा, और उसके बाद नीचे आपकी आ जाएगी नेट आईटीसी अवेलेबल। नेट आईटीसी अवेलेबल है तो इतनी आईटीसी हम क्लेम करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो 4 नंबर की टेबल होती है उसमें हम आईटीसी क्लेम करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो टेबल है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद है टेबल 5, एग्जेम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। अब इस टेबल को भी हम ओपन करके देखते हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। अभी हमने क्या किया था, 4 नंबर की टेबल में जो हमने टैक्सेबल परचेज की थी उसकी आईटीसी हमने वहां पर क्लेम कर ली। अब जो हमने परचेज की है एग्जेम्प्ट, यानी कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है जिन पर कोई भी टैक्स नहीं है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि निल रेटेड है जिन पर कोई भी टैक्स नहीं है, या फिर नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज उस पर भी कोई जीएसटी टैक्स नहीं होता। तो इस तरह की आपने कोई परचेज की है तो वो आपको इस जगह पर देनी होती है। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, टोटल एक फिगर देना होता है जिस पीरियड की आप अपनी जीएसटी और 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उस पीरियड में आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रॉम ए सप्लायर अनरजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, यानी आपने जिससे परचेज की वो आपका सप्लायर कंपोजिशन स्कीम को लिए हुए है, यानी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, वो आपको इसमें बतानी है। एग्जेम्प्ट एंड निल रेटेड सप्लाई, और इसके अलावा आपने एग्जेम्प्ट और निल रेटेड सप्लाई ली है तो आपको इस कॉलम में डालनी है। और यहाँ पर आपको फिगर देना है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी अपनी स्टेट से बाहर से आपने कितनी परचेज की इस तरह के, उसका फिगर यहाँ पर डाल देंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी आपने अपनी स्टेट के कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से परचेज की है या एग्जेम्प्ट और निल रेटेड परचेज की है तो उसका फिगर आप यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई में डाल देंगे। और नीचे है नॉन जीएसटी सप्लाई, तो आपने कोई इस तरह से नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज ली है, इंटर स्टेट कितनी ली है तो आप इस जगह पर इंटर स्टेट सप्लाई के कॉलम में डाल देंगे। इंट्रा स्टेट आपने किस तरह से कितनी इनवर्ड सप्लाईज ली है उसका फिगर आप इस जगह पर डाल देंगे। यानी यहाँ पर आपको इस तरह से एक कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है किसकी, जो भी आपने परचेज की है, कैसी परचेज की है, एग्जेम्प्ट परचेज की है, निल रेटेड परचेज की है, या फिर आपने नॉन जीएसटी परचेज की है, तो वो यहाँ पर लिखा होगा उस हिसाब से आपको इसकी जानकारी इस टेबल के अंतर्गत देनी होती है। अब बात करते हैं इससे अगली टेबल की। इसके बाद देखेंगे तो टेबल है 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, है ना। अब इसको भी ओपन करके देखेंगे तो देखिए इसमें किस तरह से जानकारी होती है वो जान लेते हैं। अब ये देखिए 5.1 टेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ लेट फीस फॉर द मंथ इंक्लूड टैक्स फी चार्जेस, है ना। तो ये सब कुछ जानकारी आप इस जगह पर मिल जाएगी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट और लेट फीस के 2 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट में आपको क्या करना है कि जब आप इंटरेस्ट में आएंगे इस जगह पर, है ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट और लेट फीस के जो 2 कॉलम हैं, तो लेट फीस में देखिए यहाँ पर हाइड है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इससे प्रीवियस पीरियड की जब हमने जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल की और उस रिटर्न को फाइल करने पर हमने क्या किया, ड्यू डेट के बाद फाइल की थी,
तो जो आप पे लेट फीस चार्ज की जाएगी वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा जीएसटी पोर्टल। अब वो आपको यहाँ पर लेट फीस के कॉलम में इंटीग्रेटेड टैक्स में आपकी कितनी लायबिलिटी बन रही है इस तरह से, यानी कितनी आपको लेट फीस देनी है इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में, सीजीएसटी एसजीएसटी की कितनी देनी है, तो वो आपको इस जगह पर पता चल जाएगी, है ना। तो वो आपको भरना होगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ये कैलकुलेट होकर आती है और आपको फाइल करते समय इसको चालान जनरेट करना होगा और उससे आपको इसको पे करना होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो हुआ क्या कि इससे प्रीवियस पीरियड की आपने जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की थी और ड्यू डेट के बाद फाइल की थी, इसके साथ ही साथ आप पर जो लायबिलिटी बन रही थी, है ना, तो वो तो आप लेट फीस की तो आपकी यहाँ पर आ गई। अब इंटरेस्ट में क्या करना है, जिस पीरियड की, अब मान लीजिए इस पीरियड की, अभी हम जो जीएसटीआर 3 फाइल करने जा रहे हैं, इस पीरियड में हमारे पास कोई टैक्स ऐसा बनता है, लायबिलिटी ऐसी बनती है जो कि हमें चालान जनरेट करके देनी होगी, आरसीएम की नहीं, है ना। इंटरेस्ट किस पे लगेगा ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। यानी मैं जो जीएसटीआर 3B रिटर्न अभी फाइल करने जा रहा हूं और इसकी ड्यू डेट मान के चलते थे 20 तारीख है और मैं इसको 28 तारीख में फाइल करने जा रहा हूं, तो 8 दिन में लेट हो गया। और इन 8 दिन की हमको इंटरेस्ट कब देना होगा, जब हमारी लायबिलिटी ऐसी बनती है कि हमको चालान जनरेट करना होगा। और चालान जनरेट करने के पर जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमें चालान जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है, तो इस 1 लाख रुपए पर हमें 8 दिन के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस के हेड में जो भी बनेगा वो हमको यहाँ पर स्वयं से कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करके यहाँ पर डालना होगा और वो हमको पे भी करना होगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो 5.1 नंबर की टेबल है ये आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। लेट फीस अपने आप कैलकुलेट होती है और इंटरेस्ट आपको स्वयं से कैलकुलेट करना होता है और यहाँ पर डालना होता है और उसको पे करना होता है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर जो टेबल है वो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो टफ काम है, इस तरह से हम काम करेंगे तो परेशानी आ सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब आप मैनुअली, अब जो मैं अभी आपको बता रहा था वो सब किस तरह से बता रहा था, ऑनलाइन फाइल करने जाएंगे जब जीएसटीआर 3B, जब आप जीएसटीआर 3B ऑनलाइन फाइल करने जाएंगे तो सब कुछ आपको देखना होगा कि कौन सी टेबल में आपको कौन सी जानकारी देनी है और उस टेबल के अंतर्गत कौन से कॉलम में आपको कौन सी जानकारी देनी है, किस तरह से देनी है, ये सब आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन यही आप यदि किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करते हैं तो आपके लिए कार्य बहुत आसान हो जाता है। और जीएसटीआर 3B रिटर्न यदि आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरते हैं तो 5 मिनट लगते हैं सिर्फ आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने में। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहा हूं, मैंने जो भी एंट्रीज की उन एंट्रीज के आधार पर यहाँ पर अपने आप जीएसटीआर 3B रिटर्न तैयार हो गया। और जो फॉर्मेट जीएसटी पोर्टल का है, जो टेबल जीएसटी पोर्टल की है, टेबल के अंतर्गत जो कॉलम है वो सारी टेबल और कॉलम इसमें भी आपको शो होंगे और यहाँ पर अपने आप जीएसटीआर 3B रिटर्न हमारी एंट्रीज के आधार पर तैयार हो गया और उसी तरह से तैयार हुआ, उसी फॉर्मेट में तैयार हुआ जिस फॉर्मेट में हमें जीएसटी पोर्टल पर टेबल वाइज जानकारी देनी है, कॉलम वाइज जानकारी देनी है, उसी फॉर्मेट में तैयार हुआ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करूंगा। जेसन फाइल जनरेट करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो इसी जेसन फाइल को हम जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे और अपलोड कर देंगे तो 1 मिनट के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा वहां पर पहुंच जाएगा। जो जिस टेबल में जिस तरह से जाना है वो अपने आप उसी फॉर्मेट में वहां पर चला जाएगा और हमको सिर्फ चेक करना है, मैच करना है। और उसके बाद हम जब अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइल करते हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट लगने वाले हैं। अब थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तैयार होता है। जिस तरह से वहां पर टेबल थी उसी तरह से यहाँ पर भी दोस्तों जीएसटीआर 3B जो तैयार हुई है वो यहाँ पर तैयार, देखिए जीएसटीआर 3B मैंने तैयार की है और जो पीरियड है मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 मई से 31 मई, ठीक है ना। तो इस पीरियड में मैंने जो भी ऐसी एंट्रीज की थी जीएसटीआर 3B से रिलेटेड वो अपने आप यहाँ पर आ गई। देखिए 3.1 टेबल वहां पर थी जीएसटी पोर्टल पर, तो देखिए यहाँ पर भी 3.1 टेबल है, आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, है ना। 3.2 टेबल भी है, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि हम इंटरस्टेट सप्लाई की जानकारी देते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, है ना, वो यहाँ पर भी है। 4 नंबर की टेबल जीएसटी पोर्टल पर थी, 4 नंबर टेबल यहाँ पर भी है। 5 नंबर की टेबल वैल्यू ऑफ एग्जाम रिलेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज की टेबल वहां पर भी थी और यहाँ पर भी है। इसी तरह से इंटरेस्ट एंड लेट फीस की टेबल वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है। तो ये सब यहाँ पर रहता है। अब इसको क्या करते हैं, जब हम इसको सिलेक्ट करके अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको उसी तरह से जानकारी मिलेगी। 3.1 टेबल में ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है, जो कि वहां पर भी थे जीएसटी पोर्टल पर। तो जो भी हमारा जिस टेबल से रिलेटेड डेटा होगा वो उस टेबल में पहुंच जाएगा। उस टेबल के जिस भाग में जाना है, जिस कॉलम में जाना है, वो फिगर यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे उसी चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो डेटेड, नील डेटेड एंड एग्जाम्प्टेड 14,39,900 रुपए इसमें शो रहे हैं, वो वहां पर टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में चले जाएंगे। और इस पर जो आईजीएसटी 1,36,588 और सीजीएसटी एसजीएसटी 40,276 40,276 बन रहा है वो अपने आप वहां पर चला जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए
3.1 टेबल की मैंने बात कर ली, इसी पर से 3.2 टेबल है, तो 3.2 टेबल में यहाँ पर सप्लाइड मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइड मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, है ना। तो ये जानकारी हमारी 3.2 टेबल में यहाँ से उठकर चली जाएगी। फोन नंबर टेबल में आते हैं तो देखिए फोन नंबर टेबल में भी यहाँ पर यही सब कुछ है। एलिजिबल आईटीसी वाली जब हम टेबल देखेंगे 4 नंबर की टेबल वहां पर थी, तो एलिजिबल आईटीसी में जैसा वहां पर था प्रारूप वैसा ही फॉर्मेट यहां पर भी है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स वहां पर था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, है ना, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अब देखिए यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में 100 रुपए यहाँ पर आईजीएसटी की हेड में, 250 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी की हेड में सो रहे, तो सीधे सीधे वहां पर जाएंगे और इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज की कॉलम में आईजीएसटी की कॉलम में 100 रुपए वहां पर आ जाएंगे और 250 रुपए वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉलम में अपने आप यहाँ से डेटा पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो आपके यहाँ पर टेबल है ये सारी देखिए इस जगह पर आपको टेबल जैसी की तैसी आपको इस जगह पर शो हो रही है। इसी तरह से देखिए 5 नंबर की टेबल वहां पर थी, वैल्यू ऑफ एग्जाम निल रेटेड सप्लाई एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, तो इस पर 3,08,800 रुपए की मैंने इस तरह की इनवर्ट सप्लाईज ली है, यानी परचेज की है, कैसी, एग्जाम निल रेटेड, है ना, तो वो उस कॉलम में पहुंच जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लेट फीस है वो तो आप पोर्टल पे ही होता है, यानी इंटरेस्ट हमको वहीं पर जाकर कैलकुलेट करके मैनुअली डाल देते हैं और लेट फीस अपने आप चार्ज होकर आती है। अब इस तरह से जब आप कार्य करते हैं तो आपके लिए कार्य बहुत आसान हो जाता है, जो काम आप घंटों में कर पाएंगे वो यहाँ पर मिनटों में हो जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से, ना। तो आप सॉफ्टवेयर की मदद लीजिए और इसके द्वारा अपनी जीएसटी 3B रिटर्न जब फाइल करने जाएंगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब दोस्तों होगा क्या कि हमने यहाँ पर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की भी जानकारी दे दी, जो हमको इनपुट टैक्स आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी थी, और आउटवर्ड सप्लाईज करने पर जो हमारी लायबिलिटी बन रही थी जिस हेड में, वो मैंने वहां पर जानकारी दे दी। इसके अलावा हमें आईटीसी क्लेम करनी थी, वो भी हमने इसमें जानकारी दे दी। अब क्या होगा, जब हम इसको सेव करेंगे डेटा को, तो अपने आप जीएसटी पोर्टल द्वारा हमारी लायबिलिटी से आईटीसी को सेटअप कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, और इस एडजस्टमेंट के बाद हमको वहां पर बता दिया जाएगा कि आपकी लायबिलिटी इतनी बन रही है, इस हेड में बन रही है, आपको वो पे करना है। और कोई पीरियड ऐसा होगा जिस पीरियड में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा होगी, लायबिलिटी कम होगी, तो उस पीरियड में भी जीएसटी पोर्टल द्वारा सेटअप कर दिया जाएगा लायबिलिटी और आईटीसी को। और उसके बाद हमारी आईटीसी जो बच जाएगी उस पीरियड में हमें कुछ पे तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आईटीसी ज्यादा थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा थी, लायबिलिटी कम थी। तो सेटअप करने के बाद जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगी जिस हेड में, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी पोर्टल पर शो होती रहेगी। और आगे की पीरियड की जब हम जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उस समय हमारी लायबिलिटी बनेगी, उससे हमारी वो सेट ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसमें अपने आप होता है, यानी जीएसटी 3B रिटर्न में हम अपनी जो आउटवर्ड सप्लाईज पर हमारी जो लायबिलिटी बन रही वो भी बताते हैं, जो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो भी बताते हैं, और यहीं पर हमको टैक्स पे करना होता है यदि हमारी लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कार्य जीएसटी 3B में होता है। अब दोस्तों इससे आगे की बात जान लेते हैं। अब ये जानते हैं कि जो जीएसटी 3B रिटर्न है ये मंथली फाइल की जाएगी या क्वार्टरली फाइल की जाएगी। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि जीएसटी 3B रिटर्न मंथली भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली भी फाइल की जाती है। यानी जीएसटी में जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनमें से कुछ टैक्स पेयर इसको मंथली फाइल करते हैं और कुछ क्वार्टरली भी फाइल करते हैं। अब मंथली कौन फाइल कर रहे थे ये जान लेते हैं। यानी जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था, उनके लिए ऑप्शनल है जीएसटी 3B, वो चाहे तो मंथली फाइल कर सकते हैं या क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। और यदि वे क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करेंगे और वे अपनी जीएसटी 3B रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर लेंगे। और यदि उन्हें मंथली फाइल करनी है तो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करेंगे और अपनी मंथली जीएसटी 3B रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था, वे मंथली फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शनल है। लेकिन ऐसे जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी जीएसटी 3B रिटर्न मंथली ही फाइल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जीएसटी 3B मंथली और क्वार्टरली फाइल की जाएगी। कौन क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, कौन मंथली फाइल कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं इसकी ड्यू डेट के बारे में। तो दोस्तों जीएसटी 3B रिटर्न जो भी मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे, जो भी मंथली फाइल करेंगे, उनके लिए ड्यू डेट रहेगी जिस मंथ की वो अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहेगी। और जो क्वार्टरली फाइलर हैं, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 22 और 24 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहती है। अब 22 और 24 2 तारीख कैसे हुई, अब ये स्टेट वाइज है, यानी कुछ स्टेट यहां पर बताई गई हैं, है ना। तो उन स्टेट में कुछ स्टेट के लिए, कुछ स्टेट के जो जीएसटी रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनको 22 तारीख रहती है और कुछ स्टेट के लिए 24 तारीख रहती है। तो ये आपको देखना होगा कि
आपके लिए 22 तारीख है या आपके लिए 24 तारीख है ना। तो क्वार्टरली बेसिस पर जो भी अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 22 और 24 तारीख उनके लिए रहेगी, है ना। स्टेट वाइज इसको डिवाइड किया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल जो ड्यू डेट के बाद यदि फाइल करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों जीएसटीआर 3B रिटर्न यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप पर लेट फीस भी चार्ज की जाएगी, इसके साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए जनवरी महीने की आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने जाते हैं, मंथली फाइलर मान लेते हैं, क्वार्टरली के लिए भी आपको इसी तरह समझना है। जनवरी मंथ की आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है और आपकी ड्यू डेट है फरवरी 20 फरवरी तक आप इसको फाइल करनी है। लेकिन 20 फरवरी की जगह आप 28 फरवरी को इसको फाइल करने जाते हैं, तो 8 दिन की तो आपको लेट फीस देनी होगी। अब ये जो लेट फीस लगेगी तो इसमें भी 20 और 50 रुपए पर डे के हिसाब से दो तरह से लगेगी। यदि आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न निल फाइल कर रहे हैं, निल लाइबिलिटी वाली आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न है और 8 दिन आप लेट होते हैं तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से 160 रुपए आपको पे करने होंगे अगली जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब, अभी नहीं, है ना। इसके बाद यदि आप लाइबिलिटी के साथ अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप 8 दिन लेट हो गए तो आप पर 50 रुपए रोज के हिसाब से यानी 400 रुपए आप पर इसकी लेट फीस लग जाएगी। 200 रुपए आपके सीजीएसटी के हेड में लगेंगे और 200 रुपए आपके एसजीएसटी के हेड में लगेंगे, है ना। और ये भी आपके कब लगेंगे, जब आप अगले पीरियड की, इस पीरियड में नहीं लगेंगे, अगले पीरियड की जब जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर 200 रुपए आपको सीजीएसटी के हेड में लेट फीस और 200 रुपए आपको एसजीएसटी के हेड में लेट फीस देनी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3B रिटर्न यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। अब मान लीजिए जनवरी पीरियड की आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फरवरी 20 को भरनी थी, 28 फरवरी को आप भरने गए, है ना, तो 8 दिन आप लेट हो गए। और जनवरी पीरियड की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है उसमें आपकी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी बनी थी जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी थी। यानी आपकी जो लाइबिलिटी थी सारी की सारी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म हो गई, उसके बाद 1 लाख रुपए की आपको वहां पर पे करना था, है ना। तो इस 1 लाख रुपए पर 8 दिन के लिए आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। यानी जिस जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने पे आप लेट हो गए हैं, जितने दिन लेट हुए हैं, और उस जीएसटीआर 3B रिटर्न में आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या चालान जनरेट करके जो भी पेमेंट करना था तो उसका जो अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा स्वयं से। और उसके बाद उसको आपको क्या करना होगा, जब आप जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तो इंटरेस्ट भी आपको वहां पर पे करना होगा। तो ये जो लाइबिलिटी है वो आपको इस तरह की, यदि लाइबिलिटी के साथ यदि आप लेट होते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, स्वयं से कैलकुलेट करना होगा, और जिस हेड में आपका टैक्स बन रहा है उसी हेड में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आपको समझ में आ गया, लेट फीस भी लगेगी। अब एक बात और जान लेते हैं इसमें क्या होता है जीएसटीआर 3B में दोस्तों, जो इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमारी जो भी लाइबिलिटी बनती है वो हमको हमेशा चालान जनरेट करके पे करनी होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी पीरियड की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और वहां पर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आईजीएसटी के हेड में हमारी 1000 रुपए की लाइबिलिटी बनती है, तो हम क्लेम तो उसी पीरियड में कर लेंगे आईटीसी, लेकिन 1000 रुपए की जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यानी चालान जनरेट करके ही पे करना होगा, भले ही हमारे पास कितनी भी आईटीसी बची रहे। आईटीसी हमारे पास 1 लाख रुपए की बची हुई आईजीएसटी हेड की, और आईजीएसटी के हेड में हमारी इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत 1000 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है, तो जो 1 लाख रुपए की आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बची हुई है आईटीसी को, उससे सेट ऑफ नहीं होगी, ये आपको हमेशा कैश लेजर से ही पे करनी होगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस बारे में जानकारी ले पाएं। धन्यवाद।